नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार बनाने का न्योता भी दिया है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि देश में अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इतिहास रचने जा रही है। नई सरकार का गठन 9 जून को होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा पहली बार होगा भारत में जब कोई प्रधानमंत्री दूसरी बार ऐसा होगा। प्रधानमंत्री नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे जब कोई प्रधानमंत्री एक के बाद एक 3 कार्यकाल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। और एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की और राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। बता दें कि एनडीए केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया राष्ट्रपति के सामने। उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट किए राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित कर लिया है। और 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री मोदी का होगा, उनके मंत्रिमंडल का होगा और लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। और 1962 के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का औपचारिक तौर पर नेता चुन लिया गया। आज एनडीए सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की संसद के सेंट्रल हॉल में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों ने उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोहर लगा दी। इस बैठक में सभी एनडीए सांसदों के अलावा टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस अहम बैठक में जब पीएम मोदी पहुंचे तो एनडीए के सांसदों ने पीएम का स्वागत मोदी के नारों के साथ किया। पीएम मोदी ने अपने आज के भाषण में अपनी अगली सरकार के अगले 5 साल का रोड मैप सामने रखा। उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी और एनडीए के बीच विश्वास के मजबूत सेतु यानी पुल का जिक्र किया। आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है।
तो पीएम मोदी ने एनडीए की तारीफ करते हुए कहा कि यह गठबंधन देश के अधिकतर जनजातीय बहुल राज्यों की सेवा कर रहा है। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को यह विश्वास दिलाया कि भारत को आगे ले जाने के प्रयासों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि एनडीए केवल सत्ता प्राप्त करने या सरकार चलाने का गठबंधन नहीं है, यह गठबंधन राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित है। ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है, इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की मजबूत नींव रखी है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है।
और कईयों को पता था कि हम एक शायद एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। पीएम ने कहा कि चुनावी नतीजों के बाद पूरी दुनिया एनडीए की महाविजय मान रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए का संयम और उसके संस्कार बता रहे हैं कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। पीएम ने कहा कि एनडीए के पास देश के विकास का रोड मैप है। पीएम ने कहा कि देशवासियों के सपने पूरे करने का संकल्प एनडीए के पास है। एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को मंत्री पद से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न देने की भी सलाह दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश नहीं चलेगा। आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदिरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए ईवीएम को लेकर भी विपक्ष पर कटाक्ष किया, साथ ही भारतीय लोकतंत्र की तारीफ भी की। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा। तो फिलहाल अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी नई सरकार के गठन से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि आज सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा एनडीए सांसदों के सामने। लेकिन इससे पहले जो एनडीए के जो सदस्य थे वो सेंट्रल हॉल में जो सांसद थे वो इकट्ठा हुए। उस आयोजित संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया और उसे संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत फिर से इतिहास रच रहा है और तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। 10 साल पहले भारत उदासीन था। 10 साल पहले भारत के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। इस महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भाजपा के संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने देश की पिछले 10 साल में जो सेवा की है उसकी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जबरदस्त तारीफ हुई है।
आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस अहम मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि यह प्रस्ताव 140 करोड़ देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव का जो अनुमोदन किया वो वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने किया और उन्होंने कहा इस मौके पर कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्य करने का उन्हें सौभाग्य मिला है और हमारा देश सुखी और संपन्न और समृद्ध हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के हर क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए समर्पित भाव से पीएम मोदी ने काम किया है। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि हमारी पार्टी जेडीयू बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से नरेंद्र मोदी पीएम हैं और एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की सेवा की है और उम्मीद है कि अगली बार सारे अधूरे कामों को वो पूरा कर देंगे। और नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हम सभी लोग हमेशा इनके साथ रहेंगे। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने आराम नहीं किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 जनसभाएं की और एक बड़ी रैली की, इसलिए आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर आया और हमने शानदार बहुमत के साथ
जीत हासिल की, ऐसा चंद्रबाबू नायडू ने कहा। We are congratulating all of you. You have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned. Same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. तो अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश मोदी 3.0 जारी रहेगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तो मोदी 3.0 नामक हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए समीर चौगांवकर, जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। वहीं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं चक्षु राय, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत में चक्षु जी आपके साथ करना चाहूँगा। चक्षु जी, पहली बार, मतलब 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक ही प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। ये कितना बड़ा ऐतिहासिक पल आप इसे मानते हैं? इसको हमें 2 नज़रियों से देखना चाहिए। पहला नज़रिया ये कि इसका राजनीतिक महत्व क्या है, और वो राजनीतिक महत्व ये हम देख सकते हैं क्योंकि अब तक अगर हम आंकड़े देखें आज तक के 1952 से लेकर आज तक, तो हमने हमेशा देखा है कि हर लोकसभा में लगभग जो आधे संसद सदस्य आते हैं वो पहली बार आते हैं। इसका मतलब आधे संसद सदस्य हार जाते हैं जो पिछली बार थे। तो और इस बार भी ऐसा हुआ है। 52% संसद सदस्य इस बार की जो नई लोकसभा 18वीं लोकसभा है वो नए पहली बार चुनकर संसद सदस्य आए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि एक जो इनकम्बेंसी का जो खेल हमारे यहाँ पे होता है, तो उसमें अगर कोई सरकार तीसरी बार आती है तो वो काफ़ी राजनीतिक तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि अगर एक ही प्रधानमंत्री और उनकी सरकार तीसरी बार आ रहे हैं तो उससे जो देश की नीतियां हैं, देश में जो कानून बन रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक जो कंटिन्यूटी ऑन गवर्नेंस जिसकी बात कही जाती है, वो एक थोड़ा सा काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय हो जाता है, क्योंकि जब सरकारें एक सरकार से दूसरी सरकार में ट्रांजिशन होती हैं तो लोगों को थोड़ा सा समझने में समय लगता है, अपनी नीतियां बनाने में समझ लगता है, और जब शायद कंटिन्यूटी रहती है तो उसका एक ये इफ़ेक्ट रहता है कि आपको मालूम है कि आपका क्या काम अधूरा रह गया था पिछले टर्म में, उसी काम को आप उठा के फिर आगे एक्सटेंड करना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन 2 पहलुओं से हम इस इवेंट को देखें तो काफ़ी ठीक रहेगा। समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर,
जिस तरह से आज हमने पूरे भाषण सहयोगी नेताओं के सुने, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं प्रमुख, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी का भाषण हो, चाहे नीतीश कुमार जी का भाषण हो, तो जिस तरह से भाषण में पूरी तरह से जो एक एकता के प्रति जो निष्ठा दिखाई गई है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि असमंजस था, कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन आज खासकर चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के भाषण के बाद काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई है। देखिए, निश्चित से नीतीश कुमार तो पहले एनडीए गठबंधन में आ चुके थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की सरकार के अंदर, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू दोनों नेता अटल बिहारी सरकार के समय भी रहे। उस समय ठीक है, नीतीश कुमार के नेता जॉर्ज फर्नांडिस प्रमुख भूमिका में थे, उस समय समता पार्टी थी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बनी है। तो ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से गठबंधन में रहे। और अटल बिहारी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कहा है कि एनडीए बहुत पुराना गठबंधन है, ऑर्गेनिक गठबंधन है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जब बात कही थी, जब एनडीए गठबंधन बना था, तो अटल बिहारी ने कहा था कि आज हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, हम एनडीए की सरकार है, और अगर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, तब भी हम हमारे इन एनडीए के सहयोगियों के साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे साथ बने रहेंगे, भले ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आए। हम बुरे समय में हमारे साथ संघर्ष करने वाले साथी दलों को नहीं छोड़ने वाले। अटल जी का क्या हुआ वादा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2024 के 18वीं लोकसभा में पूरा किया है। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में भी जब पूर्ण बहुमत के आते हैं, तब भी वो एनडीए को सरकार में रखते हैं। 2019 में जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तब भी प्रधानमंत्री एनडीए को साथ में लेकर चलते हैं, और अब आज एनडीए प्रधानमंत्री के साथ पूरा समर्थन दे रहा है। मुझे लग रहा है यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है, वो बता रहा था कि जो उन्होंने कहा था कि जो योजना उनकी है, उनको जो तीसरे कार्यकाल में पूरी करेंगे। मुझे लग रहा है उनके आज भाषण से बहुत स्पष्ट हो गया है कि 2047 का जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, वह उस दिशा में तीसरे कार्यकाल में तेजी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा समीर, आपने जब पीएम मोदी का भाषण सुना, आपने बाकी नेताओं के भाषण की तो बात की, अगर पीएम मोदी के भाषण की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे भाषण में 19 बार एनडीए का नाम लिया, 9 बार गठबंधन का नाम लिया। तो ये क्या संकेत है, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं मतलब 2014 पत्रकार के रूप में 2014 और 2019 का प्रधानमंत्री मोदी का जो शपथ ग्रहण था, वो मुझे मतलब मैंने देखा था, और बैठक भी मैंने देखी थी। जो आज जहां बैठक हुई, वहीं पर बैठक हुई थी। उस समय थोड़ा नजारा अलग था। उस समय यह था कि उस समय जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए खड़े हुए, तो मोदी 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 के नारे लग रहे थे। मुझे लग रहा है आज मैंने उस कभी को जरूर महसूस किया कि आज मोदी जी के बहुत नारे नहीं लगे। लेकिन ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि उनको लेकर जिस तरह की चर्चाएं चलती है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी को साथ लेकर नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये एनडीए की सरकार है, और तब भी बताया जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब भी शिवसेना को मंत्रिमंडल में जगह दी, तब भी नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी, तब भी अकाली दल को मंत्रिमंडल के अंदर और अहम मंत्रालय दिए। ऐसा भी नहीं है कि जगह, अहम मंत्रालय दिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जरूर सारे एनडीए के दलों को साथ में लेकर, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की बैठक नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी की पहले संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री को चुना गया। बाद में सहयोगी दलों ने चिट्ठियां जारी की, इकट्ठी बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने बुलवाई थी, जिसमें बीजेपी की अलग बैठक नहीं थी। 293 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एनडीए के, सब साथ आए, ये संदेश दिया है कि हम साथ साथ है, ये सब सरकार सबकी है, सहयोगी दलों के साथ मिलकर। और उन्होंने तो विपक्ष से भी आज कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि भाई आप संसद में सार्थक चर्चा कीजिए, योजनाओं में आप हमारा साथ दीजिए। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चलेंगे। और प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली के सबको बहुत ध्यान से सुनते हैं, जितना अपने नेताओं का ध्यान रखते हैं, उससे ज्यादा अपने सहयोगी दलों के नेताओं का ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की एक खूबी है सबको साथ लेकर चलने की, और मुझे लग रहा है पूरे 5 साल में हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक, चक्षु जी, एक बात जो अब चुनावी नतीजों के बाद जो बार बार कहा गया कि अब तो गठबंधन सरकार आ रही है, लेकिन अगर हम पूरे इतिहास को, भारत के चुनावी इतिहास को देखें, तो भारत में अभी तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें से 9 प्रधानमंत्री जो हैं उनके पास बहुमत नहीं था, तब भी उन्होंने सरकार चलाई, जिसमें इंदिरा गांधी भी शामिल है। 1969 में उनके पास बहुमत नहीं था, सरकार चलाई। और मोदी ऐसे 10वें प्रधानमंत्री होंगे, और खास बात है कि 240 सीटों के साथ होंगे, और बाकी प्रधानमंत्री अगर राव साहब को छोड़ दिया जाए तो इससे कम सीटें लेकर भी, 64 सीटें लेकर भी चौधरी चरण सिंह और बाद में चंद्रशेखर जी ने सरकार चलाई। तो इतना हंगामा क्यों मचाया गया इस बात पे गठबंधन सरकार को लेकर, राय साहब? देखिए, मुझे क्या लगता है कि गठबंधन सरकारें कोई ख़राब बात नहीं है जी। जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें अलग अलग दल हिस्सा लेते हैं। अगर हम कुछ आंकड़े देखें
तो इस बार जो संसद सदस्य चुनकर आए हैं उसमें 64% संसद सदस्य जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं और बाकी उसके बाद फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं। इस बार जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हाउस के अंदर होंगी वो कुछ मेरे ख्याल से 40-41 हैं, पिछली बार 36 थी जी। तो हम लोग एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जगहों पर गठबंधन बनाती हैं, उसके बाद चुनाव लड़ती हैं। तो अगर गठबंधन की सरकार आती है तो इसमें कोई वीकनेस की बात नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं है। हमें जो गठबंधन की सरकार है उसको इस तरह से सोचना चाहिए कि गठबंधन की सरकार के साथ डिस्कशन ज़्यादा होता है, आम राय बनाने में काफ़ी बखूबी बनती है। आप अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उसके बाद आम राय किसी विषय पर बनती है। और जो डिसीजंस होते हैं, जो भी आप सरकार सोचती है कुछ करने के लिए, वो सिर्फ अपने आप सोच कर नहीं करती, वो अपने गठबंधन के दलों से बात करती है। तो जब आप पैकेज चला रहे थे तो उसमें जब आपने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कितनी बार गठबंधन के सदस्यों का नाम लिया या कितनी बार गठबंधन का नाम लिया, तो ये दर्शाता है कि आप क्या कहते हैं, चुनाव के नतीजे के दिन आप किसी भी तरह का ये कह सकते हैं कि कौन जीता या कौन हारा, बट जब सरकार बनी और उसके बाद वो सरकार का काम किस तरह का रहेगा उस पर निर्भर करता है। हमारा, और ये बात प्रधानमंत्री के वक्तव्य में भी आई कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें सरकार चलाने के लिए आपको बहुमत चाहिए। और बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही सीटें जीत के आए। जैसे आपने खुद ही कहा, नरसिम्हा राव जी ने माइनॉरिटी सरकार चलाई, बहुत अलग लोगों ने क्या कहते हैं माइनॉरिटी से भी कम सरकारें चलाई। 64 सांसद थे और प्रधानमंत्री बने और चलाई उन्होंने। हालांकि वो अपने कार्यकाल वो लोग पूरे नहीं कर पाए। नरसिम्हा राव साहब तो अपना कार्यकाल उन्होंने प्रधानमंत्री पद का पूरा कर लिया था। लेकिन अगर हम बात करें UPA 1 की, तो वो तो 145 सीटों पर नरसिम्हा राव, सॉरी माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई। और अगली बार 2009 में 205-206 सांसद थे और पूरे 5 साल के कार्यकाल पूरे किए। तो ये भारत में होता रहा है और ये खासकर 1989 की बात तो हम लगातार देख ही रहे हैं। समीर, आज PM मोदी ने अपने भाषण में EVM पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि अब ये जो EVM का जो शोर सुनाई दे रहा था वो अब सुनाई देना बंद हो गया। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी EVM का जो विक्टिम कार्ड खेला जाता था विपक्षी दलों द्वारा, ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर बंद हुआ है या अब ये EVM का चैप्टर क्लोज मान लें हम? देखिए प्रकाश जी, ईवीएम का चैप्टर तब तक क्लोज रहेगा जब तक विपक्ष को उनके मन मुताबिक सीटें मिलती रहेंगी। प्रदेश में उनकी अगर सरकार 295 सीटों का इंतजार है। बिल्कुल, और जहां उनकी सरकार हारेगी वहां वो ईवीएम का जिक्र करेंगे। और अभी बहुत आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगले 4-5 साल बाद जब चुनाव होगा 2029 का, तब ये ईवीएम का रोना रोएंगे। मैं तो कह रहा हूं 3 महीने के बाद, अभी हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव 90 डेज के होने वाले हैं। अगर वहां पर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि विपक्ष सरकार नहीं बना पाता है तो निश्चित रूप से ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। विपक्ष इस बात के हमेशा लेकर चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, विपक्ष को इस बात को सुनना चाहिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, चुनाव ने कितनी निष्पक्षता से काम करवाया है कि आज आपके 99 सांसद जीतकर आ रहे हैं। हजार वोटों से विपक्ष के नेता जीते हुए हैं। जो जयराम रमेश कह रहे थे कि अमित शाह ने 140 डीएम को फोन किया है, जयराम रमेश को इस बात का जवाब अभी देना चाहिए कि वो बताए कि 140 कौन सी सीटें जहां पर अमित शाह ने डीएम को फोन किया था। मुझे लग रहा है इस तरह की झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर अब देश की जनता समझ रही है। और इस चुनाव परिणाम के बाद तो देश की जनता को समझ में आ गया कि हमारे यहाँ की चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष तरीके से काम करता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष कम से कम इस दुनिया में देश को बदनाम करने से बड़ी बात है कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं ये सीखने के लिए दूसरे देशों में जो चुनाव करने वाली संस्थाएं हैं वो भारत में आकर ट्रेनिंग लेती है और हमारे यहाँ के लोग जो है संस्था पर सवाल उठाते हैं। खैर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद भी ये खास चर्चा जारी रहेगी। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर,
चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मोदी 3.0 में। और सरकार का गठन होने जा रहा है 9 जून को जो है प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। 1962 के बाद प्रधानमंत्री नेहरू के बाद कोई ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है समीर चौगांवकर और चक्षु राय साहब। राय साहब, मैं आपसे चीज़ समझना चाहता हूँ कि ये बात बार बार बोली गई, और ये हम पीएम मोदी के अगर गुजरात के मुख्यमंत्री के काल को भी ले लें और ये 2 कार्यकाल भी ले लें, तो प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा बहुमत की सरकार चलाई। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री रहे, भारी बहुमत उनके साथ रहा। और मोदी 1.0, मोदी 2.0 में भी वो हमने देखने को मिला। लेकिन इस बार एक गठबंधन की सरकार है जिसमें बहुमत बीजेपी के साथ नहीं है। तो क्या पीएम मोदी के फैसलों को लेकर क्या कुछ परिवर्तन आ सकता है, या जिस तरीके से वो सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं, कठिन फैसलों के लिए जाने जाते हैं, क्या वही उनका तेवर जो है वो जारी रहेगा? आपको क्या लगता है राय साहब? देखिए, मुझे क्या लगता है कि जो आपने 2014 की लोकसभा की बात करी और जो 2019 की लोकसभा की बात करी, वो भी गठबंधन की ही सरकारें थी। उसमें भी गठबंधन दलों के सदस्य थे जिन्होंने की मिनिस्ट्रियल पोजीशंस रखी थी। अब बात आती है कि जो डिस्कशन होगा वो किस प्रकार से होगा, या जिस तरह से जो नीतियाँ इम्प्लीमेंट करी जाएंगी वो किस प्रकार से नीतियाँ इम्प्लीमेंट करी जाएंगी। तो इसमें जो पैटर्न होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें कैसे लोग हैं, उनके साथ क्या डिस्कशन चल रहा है। मैं सिर्फ इसमें एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो मिल बैठकर बात करता है और उसके बाद डिस्कशन निकलता है। सब लोग अपनी बात रखते हैं और उसके बाद जो फैसला लिया जाता है। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता, एक पूरे काउंसिल का होता है। अलग अलग लीडर्स अपने दल का भी व्यू रखते हैं, तकनीकी राय भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि उनको क्या लगता है कि क्या चीज़ कैसे चल सकती है। अब एक छोटे सा हम उदाहरण लेते हैं 2014 का, 2014 वाली लोकसभा का। जीएसटी का संवैधानिक अमेंडमेंट पास होना था। उस वक्त ये बात करी जा रही थी कि भाई देखिए, राज्यसभा में जो गठबंधन है उसका बहुमत नहीं है, तो आप संवैधानिक संशोधन कैसे पास कराएंगे। तो उसमें भी सरकार ने बैठ के बाकी दलों से बातचीत करी, विपक्ष से बातचीत करी और फिर एक निष्कर्ष निकला कि भाई इस तरह से अगर ये चीज़ें बदल ली जाएंगी अगर विधेयक में, तो ये संशोधन पास हो जाएगा। और उसके बाद वो सिर्फ संसद से नहीं पास हुआ, उसके बाद वो अलग अलग विधानसभाओं से भी पास हुआ। तो मुझे ये लगता है कि जो ये हर बार हम लोग गठबंधन सरकार को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना होगा कि गठबंधन सरकारें कुछ अलग नहीं होती है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस गठबंधन सरकारें एक पार फॉर द कोर्स हैं। ठीक, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। और ये तो कई बार होता है कि जब एक पार्टी की भी सरकार रहती है तो उसमें भी अलग अलग सोच के लोग होते हैं, तब भी वो सरकार होती है। समीर जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में बड़ी दिलचस्प बात कही कि जीत को पचाना आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल है, जो इंडिया अलायंस है, और खासकर कांग्रेस जो नर्वस 99 की शिकार हो गई, जो 100 भी पार नहीं कर पाई पिछले 3 चुनावों में, वो इस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं जैसे उन्होंने जहाँ जाने 400 पार जो है उन्होंने कर लिए हों। तो इसे ये क्या प्रवृत्ति है, और क्या ये जो 9 जून को शपथ ले लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो जो विपक्षी पार्टियों का तथाकथित जो जश्न है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद, कि यही राग अलापते रहेंगे लोग? देखिए, विपक्षी पार्टियां खासतौर से कांग्रेस जिससे कि जश्न मना रही है, तो प्रखर जी आप और हम जानते हैं, मैं तो मतलब हमेशा से 3rd डिवीजन से के नीचे ही पास होता रहा हूँ। और एक बार मतलब मुझे 2nd डिवीजन आ गई थी तो मैं बहुत ज्यादा गदगद हो गया था और घर पर नहीं, लेकिन आपकी राजनीतिक समझ जो है वो आपकी 1st डिवीजन वाली है समीर जी। तो मैं आपको जिक्र करना
मैं चाहता हूँ कि जो लगातार बच्चा फेल हो रहा है और उसको ये लगता है कि मैं ग्रेड से पास हो गया, तो उसको लगता है कि मैं मेरिट में आ गया हूँ, तो मुझसे ज्यादा होशियार और मुझसे ज्यादा नंबर किसी को मिल नहीं सकते। तो विपक्ष जो ये मान के चल रहा था, पूरे देश की जनता भी ये मान के चल रही थी और राजनीतिक माहौल भी ये बता रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद तीसरी बार कांग्रेस को विपक्ष में नेता बनने लायक सीटें नहीं मिलेगी। ये तो ममता बनर्जी खुद अपनी कांग्रेस के लिए उनके सहयोगी बोल चुकी थी। प्रधानमंत्री भी इस बात को जानते थे और देश की जनता भी जान रही है कि कांग्रेस 50 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। उसके बाद अगर उसको 99 सीटें आ जाती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तो एक राजनीतिक लॉटरी लग गई और राहुल गांधी की खुशी चेहरे पर दिख रही थी। अब विपक्ष का नेता जरूर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए, अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी ली नहीं है। ये भी देखना होगा कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि नहीं विपक्ष का नेता बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों से तो जिम्मेदारियों की बात थी। मेरी कांग्रेस के किसी एक नेता से बात हुई, तब भी मैंने कहा तो कहा कि अभी कुछ तय नहीं है। दरअसल कई बार ये कहा जाता है कि अगर 2004 की जो सरकार थी यूपीए की या 2009 की सरकार थी, अगर उसमें राहुल मंत्री पद ले लेते तो शायद परिपक्वता उनके अंदर एक आती और शायद 2014-2019 में एक अलग तरह के राहुल हमको देखने को मिलते। खैर ये उनकी पार्टी का मसला है। जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है 240, पूरे इंडिया गठबंधन को मिलकर उतनी मिलकर नहीं आई, 234 वो होती हैं। अच्छा, मैं एक चीज जो आपसे मैंने सवाल पूछा उसी का एक एक्सटेंशन सवाल है कि संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान किया गया चुनाव में। हमने देखा चुनाव आयोग पे किस तरह के आरोप लगाए गए, ठीक है, और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए गए और मीडिया को तो बिल्कुल ऐसा किया गया कि मीडिया दुश्मन नंबर 1 बनकर जो है वो विपक्षी दलों का उभरा। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस तो कम से कम 99 पर अटक गई। क्या अब ये से सीख लेकर कुछ इनकी सोच में सकारात्मकता आएगी या ये इसी पैटर्न पे चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो हुड़दंग इनका बढ़ने वाला है पार्लियामेंट के अंदर। आपने तो सिरे से नकार दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, इनका इतिहास भी देखो। जिस तरीके से इनको अब सीटें मिल गई, इनको लगता है कि जो हमने हुड़दंग किया है, जो जिस तरीके से हमने भ्रम फैलाया, जिस तरीके से हमने संविधान का जिक्र करा कि खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खतरे में पड़ेगा, उसके कारण हमें इतने सीटें मिली है। तो अभी पार्लियामेंट के अंदर आप देखना ये किस तरीके से ममता बनर्जी को जिस तरीके से सीटें आ गई है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को थोड़ी बात वापस जिंदा हो गए हैं, कांग्रेस को 99 सीटें आ गई है। तो अब ये शांत नहीं बैठेंगे। अब संसद में सार्थक बहस नहीं देखने को मिलेगी, जबकि संसद में सार्थक बहस, सड़क पर संघर्ष होना चाहिए। तो ये संसद के अंदर भी ये मतलब बहस न करके संघर्ष करेंगे और मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सार्थक चर्चा करे, विपक्ष का नेता का पद मिला है, चर्चा में हिस्सा ले और सरकार के साथ सहयोग करे। जहां विरोध कर रहा है वहां विरोध करे, जनता के बीच जाके किसने होगा, विपक्ष का काम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस मानसिकता से कांग्रेस 10 साल से रही है, उसी मानसिकता से अगले 5 साल भी हमें। ठीक, समीर मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमको। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. Delivery boy has picked your order. अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हमारे खास कार्यक्रम मोदी 3.0 में आपका स्वागत है। चक्षु जी, एक बात जो हम लगातार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुन रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मैं अगले 100 दिन का रोड मैप, 125 दिन का रोड मैप तैयार कर रहा हूं। अब जब 9 जून को शपथ लेने वाले हैं, संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वो बड़े फैसले हैं जो अगले 100 दिन, 125 दिन या 150 दिन में देखने को मिल सकते हैं?
बड़े फैसलों की तो प्रधानमंत्री खुद ही रिवील करेंगे कि वो बड़े फैसले क्या होंगे, बट जो प्रधानमंत्री के मन में जो होता है उसे समझना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी एक विश्लेषक होने के नाते आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में वो फैसले ज्यादा होंगे या कुछ अन्य क्षेत्र में फैसले ज्यादा हो सकते हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, तो जो हमने पिछली लोकसभा में देखा कि काफ़ी सारे विधेयक थे जिन पर बातचीत चल रही थी, उनका ड्राफ्ट आगे आया था, तो उन पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इंटरनेट से लेके और मीटी मिनिस्ट्री से लेके कुछ एक विधेयक हैं जिन पर बात चल रहा है, देश बिल की बात चल रही है, एक ई कॉमर्स के बिल के ऊपर बात चल रही है, तो ये कुछ एक विधेयक हैं। टैक्स प्रपोजल्स के रिफॉर्म के लिए अभी एक बिल पर पब्लिक कमेंट्स मांगे गए हैं, तो उस पर काम हो सकता है। कुछ एक विधेयक पिछली बार रह गए थे पास होने के लिए, उसमें से कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड थे, तो उन पर भी काम हो सकता है। बट जो एक जो बात है उसमें जो प्रधानमंत्री ने आज अपना वक्तव्य दिया, और जिस दिन संसद शुरू होगी तो जब राष्ट्रपति का अभिभाषण आएगा तो उसमें हमें ये बात और थोड़ी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण में कि क्या अगला रोड मैप मोदी सरकार का होगा। फिलहाल हमें अब इंतजार है 9 जून का, जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे। उनके जब शपथ लेंगे तो उनके साथ मंत्रिमंडल में कौन उनके मंत्री बनेंगे, इस पर भी सबकी नजर होगी। तो फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए डीडी न्यूज़।